आज के डीप डाइव में आपका स्वागत है। चलिए कल्पना करते हैं, भारत और पाकिस्तान के 77 सालों के इतिहास को उसे एक पाई चार्ट में डालते हैं। अच्छा। इसके दो ही रंग हैं, नारंगी भारत के लिए और हरा पाकिस्तान के लिए, जो दिखाते हैं दोनों का फौजी खर्च। 1947 में ये पाई आप कह सकते हैं लगभग आधी आधी थी। पर आज 2024 में नारंगी रंग ने लगभग 90% हिस्से पर कब्जा कर लिया है और हरा रंग बस एक पतली सी फांक बनकर रह गया है। और ये कहानी मतलब सिर्फ नंबरों की नहीं, हमारे स्रोत हमें बताते हैं कि ये कहानी है कि कैसे दो देशों ने पैसे, सुरक्षा और तरक्की को लेकर बिल्कुल अलग रास्ते चुने। बिल्कुल। आज भारत का रक्षा बजट करीब 86 अरब डॉलर है और पाकिस्तान का लगभग 10 अरब डॉलर। 10 अरब। तो सवाल ये है कि ये 9.1 का इतना बड़ा फासला ये बना कैसे? चलिए इस पाई चार्ट की कहानी को शुरू से समझते हैं। हाँ, तो अगर शुरुआत में पाई लगभग बराबर थी तो सबसे पहली दरार कहाँ से आई? मतलब बंटवारे के समय ही कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत को एक बढ़त दे दी? हाँ, बंटवारे में एक बहुत ही क्या कहते हैं अजीब बात हुई। ब्रिटिश भारत की सारी 16 हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां वो भारत के हिस्से में आ गईं। सारी 16? हाँ, सारी। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान को अपनी सेना के लिए एक एक गोली तक बाहर से खरीदनी पड़ रही थी। अच्छा। और फिर पहले कश्मीर युद्ध ने हालात और बिगाड़ दिए। पाकिस्तान को अपनी कुल सरकारी कमाई का 70% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ रक्षा पर खर्च करना पड़ा। 70%? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, मतलब देश की लगभग सारी कमाई सिर्फ फौज पर। हाँ। और इसका असर बहुत गहरा पड़ा। यहीं से आप कह सकती हैं पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में सेना की भूमिका बहुत बड़ी हो गई। और भारत में क्या हो रहा था उस वक्त? दूसरी तरफ भारत में नेहरू ने बंदूक से ज्यादा मक्खन पर ध्यान दिया। मतलब बड़े बड़े बांध, इंडस्ट्री। बिल्कुल, स्टील प्लांट्स पर जोर दिया और फौजी खर्च को जीडीपी के 2% के आसपास ही रखा। तो क्या ये शुरुआती बढ़त भारत के पास हमेशा बनी रही या कहानी में कोई बड़ा मोड़ भी आया? एक बहुत बड़ा मोड़ आया 1960 के दशक में। पाकिस्तान ने अमेरिका के बनाए सैन्य गठबंधनों सीटो और सेंटो को ज्वाइन कर लिया। अच्छा, वो जो कम्युनिज्म को रोकने के लिए बने थे। हाँ, वही। और इसके बदले में पाकिस्तान को अमेरिका से पैटर्न टैंक और सेबर जेट जैसे उस जमाने के सबसे आधुनिक हथियार वो भी मुफ्त में मिले। मुफ्त में? एक तरह से अनुदान में। तो भले ही कागज पर भारत का बजट ज्यादा था, जमीन पर दोनों की सैन्य ताकत लगभग बराबर हो गई। तो ये जो एक तरह से बराबरी का भ्रम था, ये कब और कैसे टूटा? ये टूटा 1971 के युद्ध के बाद। बांग्लादेश बनने के बाद कायदे से तो पाकिस्तान का फौजी खर्च कम होना चाहिए था। सही बात है। पर हुआ ठीक उल्टा। हार के बाद वो बराबरी करने और मतलब बदला लेने की एक मनोवैज्ञानिक जरूरत पैदा हुई और बजट और बढ़ा दिया गया। अच्छा। जुल्फिकार अली भुट्टो का वो मशहूर बयान, हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे, वो इसी दौर का है। और यहीं से शायद वो दौर शुरू हुआ जिसे हमारे स्रोत सबसे बड़ा मोड़ कहते हैं, 1990 का दशक। ऐसा क्या हुआ उस दशक में? असल में उस दशक में दो बहुत बड़ी घटनाएं एक साथ हुईं। 1991 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। उदारीकरण। हाँ, उदारीकरण। इसने भारत की भविष्य की आर्थिक तरक्की की नींव रखी और ठीक उसी समय पाकिस्तान पर उसके परमाणु कार्यक्रम की वजह से अमेरिका ने वो प्रेसलर संशोधन के तहत कड़े प्रतिबंध लगा दिए। प्रेसलर संशोधन, ये क्या था? ये एक अमेरिकी कानून था जो किसी भी देश को परमाणु हथियार बनाने पर मिलने वाली अमेरिकी मदद पर मतलब पूरी तरह रोक लगा देता था। तो एक तरफ भारत दुनिया से जुड़ रहा था और अमीर बन रहा था, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बाहरी मदद के बिना लड़खड़ा रही थी। बस यहीं से वो पाई चार्ट हमेशा के लिए भारत के पक्ष में झुक गया। तो आज की क्या स्थिति है? क्या वो पारंपरिक हथियारों की दौड़ अब भी जारी है? नहीं, वो दौड़ अब कह सकते हैं कि लगभग खत्म हो चुकी है। भारत का इतना बड़ा रक्षा बजट अब पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चीन की चुनौती का सामना करने के लिए है, जिसका बजट तो भारत से भी काफी ज्यादा है। हाँ, लगभग 3.5 गुना ज्यादा। इसीलिए पाकिस्तान अब बराबरी या पैरिटी की रणनीति पर नहीं चलता। तो अगर बराबरी नहीं तो फिर उनकी रणनीति क्या है? उनकी रणनीति है निवारण, मतलब डिटोरेंस। निवारण? इसका सीधा मतलब है हम आपसे जीत तो नहीं सकते, लेकिन अगर आपने हम पर हमला किया तो आपको इतना नुकसान पहुंचाएंगे कि आप भी तबाह हो जाएंगे। अच्छा। इसीलिए वो कम लागत वाले छोटे परमाणु हथियारों और असम्मित युद्ध पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो कुल मिलाकर ये नारंगी और हरे रंग की कहानी सिर्फ फौजी खर्च की नहीं,
बल्कि दो अलग अलग आर्थिक सोच किए। एक ने पहले अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और फिर सेना को। और दूसरे ने अर्थव्यवस्था की कीमत पर सेना को पहली प्राथमिकता दी। बिल्कुल। ये 77 साल की कहानी एक ही बात साबित करती है, लंबे समय तक टिकने वाली सैन्य ताकत एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव पर ही खड़ी हो सकती है। और ये डीप डाइव हमें सोचने पर मजबूर करता है। अभी तो हमने सैन्य खर्च का पाई चार्ट देखा। एक पल के लिए सोचें, अगर हम शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च का एक अलग पाई चार्ट बनाएं, तो वो इन दोनों देशों की असली प्राथमिकताओं और उनके लोगों की भलाई के बारे में क्या कहानी बताएगा?